ये सोसाइटी का GS1 पे आ सकता है, GS2 में भी आ सकता है। व्हाट इज ग्लोकलाइजेशन? इट्स नॉट ग्लोबलाइजेशन, इट्स ग्लोकलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट अभी न्यूज में है। इज इट सिंपली ए मार्केट स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय एमएनसीज, और इज जेन्युइन कल्चरल सिंथेसिस टेकिंग प्लेस? इवेलुएट। तो आपको पहले तो ग्लोकलाइजेशन का डेफिनेशन करना है इंट्रो में, और आपको ये लिखना है कि एग्जैक्टली है क्या। थोड़ा थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स देना है। फिर आपको ये बोलना है कि इसका क्या मतलब, लाइक इस कॉन्सेप्ट का या फिर इस फेनोमेनन का लाने में इसका क्या रीजन है, क्यों आया, क्या ये मार्केट स्ट्रेटेजी है या फिर इट इज अ जेन्युइन कल्चरल सिंथेसिस हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोकलाइजेशन, ये लोकलाइजेशन, ये जो दो वर्ड्स है ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, ये यू नो इट, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इट इज कॉल्ड ग्लोकलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन एवरीवन नोज, इट इज द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स। लोकलाइजेशन क्या पे होता है? आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोडक्ट्स मेड फॉर लोकल कस्टमर्स। यहाँ पे ग्लोकलाइजेशन मतलब हम और इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स टू लोकल नीड्स। वेरी सिंपल। तो इस चीज को अगर आप थोड़ा डायग्रामेटिक वे पे, अगर इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस को आप एग्जाम पे करोगे तो थोड़ा इनरिच भी लगता है आंसर, और थोड़ा एक प्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है। ओके, सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन पे ऐसा ही करना है। तो ये देखो मेंस के लिए कोई एक ऐसा स्ट्रिक्ट टेम्पलेट नहीं है, देर इज नो स्ट्रिक्ट टेम्पलेट कि ऐसा ही करना है। इट ऑल डिपेंड्स लाइक ऑन द, जैसे कि हम बोलते हैं कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। आप अगर 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो तो कहीं ना कहीं आप हर क्वेश्चन का डिफरेंट टेम्पलेट्स लेके आ ही सकते हो, ऑटोमेटिक वो आएगा। सो इट इज ग्लोबल प्लस लोकल इज इक्वल टू ग्लोकल। ओके, फाइन। सो ग्लोबलाइजेशन इज a combination of words globalization and localization, जिसको हम ग्लोकलाइजेशन बोलते हैं। इट इज नॉट एंटायरली स्पॉन्टेनियस नॉर इट इज एंटायरली डीलिंक्ड फ्रॉम कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा कमर्शियल चीजें के साथ कोई लेना देना ही नहीं, वैसा नहीं है। इट इज नॉट कंप्लीटली और एंटायरली डीलिंग फ्रॉम कमर्शियल एस्पेक्ट्स। इट इज a strategy adopted by foreign firms, ठीक है, जो एमएनसीज हैं वो करते हैं, while dealing with local traditions in order to enhance marketability। उसी प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं लोकल ट्रेडिशंस के साथ या फिर लोकल कस्टम्स के साथ या फिर जो लोकल नीड रहता है उनके साथ वो कहीं ना कहीं मिलके या फिर डील करके उसी चीज का मार्केटेबिलिटी बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं फायदा उनको ही होता है, उनके फायदे के लिए ही करते हैं। ठीक है, ओके, फाइन। सो एग्जाम्पल्स क्या है? तो फिर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल्स है, इन यूके कार प्रोड्यूसर्स बिल्डिंग व्हीकल्स विथ स्टीयरिंग व्हील ऑन राइट साइड इंस्टेड ऑफ लेफ्ट, क्योंकि उनका राइट साइड में चलता है। तो वैसे ही कार प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उनके लोकल नीड्स के हिसाब से व्हीकल्स बिल्ड करते हैं। जैसे कि फूड आइटम्स आर चेंजिंग इन डिफरेंट कंट्रीज टू फिट लोकल टेस्ट, लाइक इंडियन स्टाइल हो गया, चाइनीज फूड हो गया। तो बहुत सारे बाहर के एमएनसीज भी हमारे अंदर आके भी हमारे स्टाइल के हिसाब से खाना बनाते हैं या फिर हमको सर्विस, फूड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Food chain companies like McDonald's selling only vegetarian and chicken products in India and not its beef products। उनका भी तो beef products है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि काफी सारी जगह पे ये एक्सेप्टेड नहीं होता है तो इसलिए वो उस प्रोडक्ट को, बीफ प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केट नहीं करते हैं। तो और वैसे भी बीफ प्रोडक्ट बाहर बहुत पॉपुलर होता है तो यहाँ पे नहीं करते। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है ग्लोकलाइजेशन का। फॉरेन टीवी चैनल्स लाइक स्टार, एमटीवी, चैनल वी, कार्टून नेटवर्क यूजिंग कंट्री स्पेसिफिक लैंग्वेज भी करते हैं। सी द थिंग इज, आप जिस तरीके का एग्जाम्पल्स दे रहे हो दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो शुड लुक डायनामिक और काफी अलग, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वैसे एग्जाम्पल दो कि यहाँ पे फूड का एग्जाम्पल हो रहा है, ठीक है, ये दोनों फूड का एग्जाम्पल हो गया। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट और टीवी का एग्जाम्पल हो गया। ओके, पॉपुलैरिटी ऑफ भांगड़ा पॉप, हिंदी पॉप, ये सब पहले होता था, फ्यूजन म्यूजिक, रिमिक्सेस, ये सब कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है। मतलब मतलब अपना भी एक डाल रहे हैं प्लस लोकल नीड्स पे जो है उसको फ्यूज इनफ्यूज कर रहे हैं। ओके, सो इफ ग्लोबलाइजेशन वेर वाज चार्ज्ड with cultural homogenization,
होमोजेनेशन मतलब कल्चर के साथ अगर वो ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल होमोजेनेशन को हम मिला देते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन इज एन आंसर टू इट. इट कैन बी थॉट of as inverse of Americanization or imposition of one culture over another country's culture. देखो जब हम impose करते हैं वो अलग बात हो जाती है. इट इज द ऑपोजिट ऑफ इम्पोजिंग. हम इम्पोज अपना खुद का कल्चर दूसरे के कल्चर के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं. बट टू टेक इट एज जेन्युइन कल्चरल सिंथेसिस इट इज डिबेटेबल वेदर ये सच में वो कल्चर सिंथेसिस करना चाहते हैं या नहीं. वो एमएनसी वो डिबेटेबल है. ठीक है. तो सच में कल्चर हो रहा है नहीं वो हम अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो बोलेंगे ही कुछ लाइक वी आर डूइंग इट फॉर कल्चरल सिंथेसिस, बट इट इज नॉट ट्रूली करेक्ट. ठीक है. because it is more often profit making endeavor of MNCs to accommodate local taste और preferences. ठीक है. तो लोकल टेस्ट और प्रेफरेंसेस को एकोमोडेट करने के लिए उनका ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग strategy है. Here, cultural synthesis has not been cited, which would have been like traditional food of versus India on the menu of McDonald's. वैसा तो कुछ है नहीं. मैकडोनल्ड अपना कर रहा है. ठीक है. लाइक मिलेट्स कॉम्बिनेशन और एनी मिल्क कर्ड आइटम और सो ऐसे अगर होता तो कहीं ना कहीं हमको लगता है हाँ ठीक है, कोई कल्चर का प्रेफरेंस वो कर रहे हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर कल्चर को वो प्रमोट कर रहे हैं. लेकिन वैसा तो कुछ है नहीं. वो अपना लोगो डालते हैं. ठीक है. बट कहीं ना कहीं जो टेस्ट होता है हमारा उसके साथ वो चलते हैं. तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हम ये मेंशन करें कि नहीं, इट इज मोर ऑफ, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि इट इज ओनली प्रॉफिट मेकिंग. इट इज मोर ऑफ एन प्रॉफिट मेकिंग endeavor of MNCs. Thus, localization is more tilted towards as market strategy by MNCs than genuine cultural synthesis. मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं मार्केट का साइड ले रहा हूँ या फिर मैं जेन्युइन कल्चर का साइड ले रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ बस क्योंकि ये ज्यादा मार्केट रिलेटेड और ज्यादा मार्केट स्ट्रेटेजी की तरफ टिल्टेड है. ठीक है. फाइन. नेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है. इस कॉस्मोपोलिटनिज्म समथिंग यू एसोसिएट विथ मॉडर्निटी. क्या आप कॉस्मोपोलिटन जो कल्चर है उसको क्या आप मॉडर्निटी के साथ एसोसिएट करते हैं? ऑब्जर्व एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ एथनोसेंट्रिज्म. ये GS1 आ सकता है सोसाइटी से और GS2 में भी पूछा जा सकता है, बट मोर ऑफ इट विल बी एन GS1 क्वेश्चन. तो पहले तो कॉस्मोपोलिटनिज्म है क्या? देखिए कॉस्मोपोलिटनिज्म मतलब आप अपने कल्चर और आप दूसरों के वैल्यूज को भी आप वैल्यू करते हो, दूसरे कल्चर को भी आप वैल्यू करते हो, रिस्पेक्ट करते हो in spite of having differences. So it values other cultures for their differences. It does not evaluate the values and beliefs of other people according to its own. अपने तरीके से अपने कल्चर के हिसाब से आप दूसरों की वैल्यूज को या फिर बिलीफ को जज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश ने ये जज किया था. ब्रिटिश के काफी सारे लोग हमको इंफीरियर मानते थे कि वो अपने हिसाब से हमको देखते थे. जैसे कि एजुकेशन की बात, वो बोलते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के बिना इंडिया बढ़ नहीं सकता. टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, लेकिन फिर भी आप जज कर रहे हो. राइट. जब जज करो तो वहां पे कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक नहीं होता है. इट सेलिब्रेट्स एंड एकोमोडेट्स डिफरेंट कल्चरल प्रोपेंसिटीज विद इन इट्स फोल्ड and promotes cultural exchange and borrowings to enrich one's own culture. तो हम क्या करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज भी, यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज भी होती है और अपने खुद के कल्चर को भी एनरिच करने के लिए हम दूसरों का कल्चर को भी प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं एक्सचेंज भी लेते हैं. हम एज ए जैसे कि हम बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं, उन दूसरे कल्चर के से भी हम बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस लेते हैं अपने कल्चर में डालने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट इंक्लूजन ऑफ फॉरेन वर्ड्स इनटू द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये भी एक है एग्जाम्पल कॉस्मोपॉलिटनिज्म का. बोरोइंग ऑफ वेस्टर्न पॉप म्यूजिक और डिफरेंट इंडियन फोक एंड सेमी क्लासिकल फॉर्म्स लाइक भांगड़ा एंड गजल इन द हिंदी फिल्म म्यूजिक. ये भी कहना कहीं है. देखिए कॉस्मोपॉलिटनिज्म इनसाइड इंडिया भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेन और डोमेस्टिक क्या होता है. इंडिया में भी बहुत सारे कल्चर है. एक कल्चर नॉर्थ का दूसरा कल्चर है, साउथ का दूसरा कल्चर है. तो साउथ के अंदर अगर नॉर्थ का कल्चर आता है तो वो भी कहीं ना कहीं और हम उसको मानते भी और बिलीव भी करते हैं. तो इट विल बी ऑल्सो एज एन, यू कैन राइट एज एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पे क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे पहले काइंड ऑफ इंट्रो बता दिया, एग्जाम्पल बोल दिया कि एग्जैक्टली है क्या. अब द क्वेश्चन इज क्या ये मॉडर्निटी है? तो उस चीज के ऊपर हियर द क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन व्हाट इज लाइक एक्सप्लेन करने के बाद थिंग इज यू हैव टू कम टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि वेदर यू एसोसिएट दिस विथ मॉडर्निटी. क्या ये मॉडर्निटी है?
फिर उसके बाद आप एथनोसेंट्रिज्म पे आओगे जो कि उल्टा है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे फिर मॉडर्निटी के बारे में बात करेंगे। मॉडर्निटी इज द एबिलिटी टू मूव इन स्टेप विथ एवर चेंजिंग वर्ल्ड। आप जो डायनामिक वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड भी चेंज हो रहा है, सरकमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, चैलेंजेस नए आ रहे हैं, नीड्स नए आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका कितना एबिलिटी है कि आप उसके हिसाब से चेंज होते हो, तो दैट इज कॉल्ड मॉडर्निटी। तो कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग हो गया है, आप कितना एबिलिटी टू मूव विथ द चेंजिंग वर्ल्ड। ऊपर का जो है दैट इज मोर अबाउट रिस्पेक्टिंग दूसरा कल्चर ऑफ समवन एल्सेस कल्चर व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द कल्चरल ट्रेडिशंस। ओके, so a modern society is appreciative of cultural differences and does not close its door। तो मॉडर्न सोसाइटी भी कल्चरल डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करता है और अपना जो लाइक एक्सेस है या फिर it does not close its doors to cultural influences from abroad, but such influences are always incorporated in a distinctive way, which can combine with elements of indigenous culture. For example, Hindi film music does not lose its character through borrowing। अगर भी हम कोई भी बोरो करते हैं कुछ भी चीज, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कैरेक्टर पूरा लूज हो जाता है या फिर हम पूरा अपने आप को डिग्रेड करते हैं, वैसा नहीं होता है। सो वी कैन एसोसिएट कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक विथ मॉडर्निटी which is open to changes, but this concept of culture context often leads to another dimension। तो कैसे इस आंसर में हम पहले डिफरेंस मतलब दोनों का डिफरेंस करके कनेक्ट करके दूसरे क्वेश्चन के डिमांड पे डायरेक्ट यहीं से ही जाते हैं। इफ यू सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, एथनोसेंट्रिज्म के बारे में ही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में जो कोहेरेंस डाला है कि डायरेक्टली हम बात करके उसी में ही जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन पूछा है कि ऑफन इट लीड्स टू अनदर डायमेंशन कॉल्ड एंथ्रोसेंट्रिज्म। तो कहीं ना कहीं आंसर में कोहेरेंस भी रहता है। ठीक है, तो एंथ्रोसेंट्रिज्म के बारे में यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली पीपल बिलोंगिंग टू सिटीज कंसिडर द पीपल ऑफ विलेजेस इंफीरियर टू देम। ठीक है, तो उसका उल्टा है। सो द above example show that unlike cosmopolitanism, ethnocentrism ranks the culture as superior और इंफीरियर। तो यहाँ पे इसका उल्टा है। तो कहीं ना कहीं अगर ज्यादा हम मॉडर्निटी के साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी लीड करते हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इट ऑल डिपेंड्स कि आप एज ए पर्सन कैसे हो। ठीक है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, थोड़ा यहाँ पे एथिकल टच भी दे सकते हो। आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, बिकॉज आप जितने इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे आज के डेट में चेंज हो गए, तो कहीं ना कहीं आप उतना दूर एंथ्रोसेंट्रिज्म से दूर रहोगे। जितना आपका लिबरल आउटलुक रहेगा उतना आप उनसे दूर रहोगे। बट इफ यू स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट और रिजिड माइंडसेट, रिजिड और टिमिड माइंडसेट, तो कहीं ना कहीं आप इसका शिकार हो सकते हो। ऐसे करके आंसर को एंड करना है ताकि फुल फ्लेजेड आंसर लगेगा। सो इन कंटेम्प्ररी टाइम्स एज वर्ल्ड इज emerging and modernity has to deal with changing times, so cosmopolitanism is the phenomenon of the modern world। यहाँ पे आप और कहीं ना कहीं वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म को हम डील कर सकते हैं यहाँ पे वासुदेवा कुटुंबकम के साथ। ठीक है, वासुदेवा कुटुंबकम के साथ हम इसको ऐसे आंसर को एंड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एज ए वर्ल्ड को फैमिली, एक फैमिली की तरह मानने लगे हैं या फिर हम बोलते हैं कि हाँ वी ऑल वन फैमिली, तो इट मींस कॉस्मोपॉलिटनिज्म विल प्ले वेरी बिग पार्ट। वी हैव टू फॉलो दिस कैरेक्टर। और ये तभी एक फैमिली हो सकता है जब एक दूसरे के कल्चर को हम अपनाएं या फिर हम रेस्पेक्ट करें या फिर हम टॉलरेट करें। ऐसे करके आंसर को एंड करोगे तो फुल फ्लेजेड आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, टू द पॉइंट भी हो गया, यू आर पुटिंग योर ओन पॉइंट, यू आर गिविंग एन इंटरनेशनल आउटलुक टू द आंसर, यू आर ऑल्सो गिविंग एन इंडिविजुअल आउटलुक टू द आंसर, और कहीं ना कहीं तुम एक फुल फ्लेजेड बैलेंस्ड आंसर कर रहे हो। अच्छा भी बोल रहे हो, उसका थोड़ा बुरा भी बोल रहे हो, और आप ये भी बोलो कि हाँ ये होना चाहिए पर्सन के एक इंडिविजुअल नेचर और उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना लिबरल आउटलुक माइंडसेट का आदमी है, वो सब डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर। ठीक है, so this is how you have to write an answer when it comes to these kind of questions। so see, always make the questions multidimensional। okay, make the questions multidimensional and
ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेन जहाँ पे स्कोप बहुत अच्छा रहता है सोसाइटी पे, राइट फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है, और जो सोल बोलते हैं, अंदर से लिखो। और वो लिखने का जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आ गया हम कुछ भी लिख दे। उस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखो, बिकॉज सी योर पेपर विल बी इवेलुएटेड एज अ ब्यूरोक्रेट, मतलब वो सोच रहे कि आप ब्यूरोक्रेट हो। आप यहाँ पे क्लास 10th की तरह या 12th की तरह नहीं लिख सकते, आपको ब्यूरोक्रेट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक डायमेंशन देना पड़ेगा, थोड़ा कंट्री स्पेसिफिक डायमेंशन देना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू द डिमांड ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये इस बार भी आएगा, हर साल कहीं ना कहीं इधर उधर ये क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब इस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली स्टेटमेंट आएगा, लेकिन फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता ही रहता है। क्वेश्चन है, देयर इज अ नीड टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड टेक इमीडिएट एक्शंस इंक्लूडिंग एलोकेटिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एड्रेस द इशू। तो बेसिकली क्वेश्चन फूड सिक्योरिटी है, तो आप हर स्टाइल का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई रिव्यू की जरूरत है, लेकिन फिर भी एक मॉडल आंसर ये हम डिस्कस कर लेते हैं। और द पॉइंट इज इस फूड सिक्योरिटी पे एक एस्से लिखा जा सकता है, बट द पॉइंट इज अगेन द चैलेंज इज 150 और 250 वर्ड्स। आप किस तरीके से आंसर को लिखते हो। सो क्वेश्चन है कि एक नीड है कि हमको ये प्रॉब्लम फूड सिक्योरिटी के चैलेंज को एक्नॉलेज करना है और इमीडिएट एक्शन लेना है। ठीक है, तो पहले फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी इज व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू safe, sufficient, nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Now they see, ये जो डेफिनेशन है, ये एक अच्छा स्टेटमेंट है जो कि आप याद करके अपने एग्जाम पे प्रोड्यूस कर सकते हो. So I expect you to produce these kind of sentences in the intro. So these kind of sentences you can simply note it down and put it in your copy so that you can use it anytime when the question comes. ताकि एक डेफिनेशन को डेफिनेशन भी हो गया और काफी हॉलिस्टिक डेफिनेशन है. फूड सिक्योरिटी को वही बोलते हैं जहाँ पे हर कोई भी टाइम पे सारे लोगों को एक्सेस है टू न्यूट्रिशियस, ठीक है, सेफ, सफिशिएंट. तीन चीज आपको, तीन ये कीवर्ड यूज करना है. ठीक है, फिजिकल एक्सेस भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल एक्सेस भी होना चाहिए. ठीक है, पैसा है लेकिन फिजिकल एक्सेस नहीं है, फिजिकल एक्सेस है लेकिन पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है. तो दोनों ये एक दो तीन चार पांच, ये चार पांच कीवर्ड आपको यूज करना जरूरी हो जाता है व्हेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स टू मीट देयर डाइटरी नीड्स. ठीक है, अब क्या है, फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम में है. फूड सिक्योरिटी इज अ मेजर चैलेंज. तो अगर मेजर फूड सिक्योरिटी, जब हंगर का बात आएगा तो एक स्टैटिस्टिक्स दे दोगे तो और बेहतर होगा. तो स्टैटिस्टिक्स ये है कि रिसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स का दे दो, इट लेवल ऑफ हंगर इन इंडिया एज सीरियस एंड सीवियर. तो यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स भी दे रहे हो, यहाँ पे भी दे रहे हो 150 मिलियन अंडर देते हो, हु प्रोड्यूसेस द डेटा. ठीक है, चैलेंजेस. अब इस काइंड ऑफ क्वेश्चन में आप एक ब्लॉक डायग्राम करके चैलेंजेस लिख सकते हो. अगर आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, सो बेटर टू गिव इन ब्लॉक डायग्राम. चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है लैंड फ्रेगमेंटेशन का चैलेंज, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, हम सिर्फ वही राइस व्हीट के ऊपर है, पल्सेस के ऊपर नहीं जा पा रहे. उतना पोटेंशियल बहुत है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, तो लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है. मिसमैच ऑफ वाटर डिमांड और अवेलेबिलिटी, कितना वाटर है उसका डिमांड बहुत है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है. क्वालिटी सीड्स नहीं मिल रहे हैं. एग्रीकल्चर मार्केटिंग अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं हो पा रहा है. लैंड फ्रेगमेंटेशन और भी एक है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चैलेंजेस में एक एक वर्ड से ही मैंने बता दिया, वर्ड से ही मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप अगर क्लाइमेट चेंज को एक लाइन लिखोगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को दो लाइन लिखोगे, ये सब लाइन लिखोगे, तो होता क्या है, आप यू आर अगेन ईटिंग वर्ड्स. अब जब आप वर्ड्स ईट कर रहे हो तो आपका जो बाकी का कंटेंट अगर कहीं हो सकता था वो छूट जाता है. ठीक है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी दैट टॉपिक you have lots of information to write. आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होता है लेकिन आपके पास वर्ड लिमिट नहीं है, स्कोप नहीं है लिखने को. तो उस काइंड ऑफ क्वेश्चन में आपको इस तरीके का अगर आप कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द इसको एक्सप्लेन करके अपना
लाइक लाइक द मे थिंक कि हमने सही किया है, लेकिन द पॉइंट इज ये आंसर कुछ और भी डिमांड करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में करके आप डायरेक्टली आ जाओ कि और क्या आप कर सकते हो। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अचीव फूड सिक्योरिटी, फिर क्योंकि मैंने रीजन बता दिया है तो मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा क्या क्या सरकार ने किया है। तो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है, एनएफएसए एक्ट किया है, ठीक है, जहाँ पे 70% रूरल को कैटर करता है, 50% अर्बन को कैटर करता है। नो नीड टू राइट इन डिटेल, नोबडी हैज आस्क्ड यू अबाउट एनएफएसए एक्ट, लेकिन जो इस बार मेंस दे रहे हो, टॉपिक दे देता हूँ, एनएफएसए एक्ट को पढ़ के जाना। ठीक है, 2013 एक्ट न्यूज में है, उसको पूरा डिटेलिंग करके जाना, इट मे कम इन यूज, कभी भी यूज में आ सकता है। ठीक है, अदर फूड सिक्योरिटी फॉर अगेन मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक एक लाइन बस। पीडीएस, पीडीएस तो वैसे भी इसी एक्ट में लीगल है। मिड डे मील स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट आईसीडीएस है, बहुत सारे हैं। फूड सिक्योरिटी पोषण अभियान है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे पूरा का पूरा कुछ 10 स्कीम लिखे हो, वैसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम ये तो हो गया सरकारी, ठीक है, सरकारी ये सब चल रहा है, लेकिन क्या इससे अगर हर चीज हो जाता तो ये क्वेश्चन आज होता नहीं। ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं होता ना अगर ये सब चीज बहुत अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, सो कुछ इमीडिएट एक्शंस लेने की जरूरत है। जैसे कि एक्यूरेट टारगेटिंग होना चाहिए, जो बीपीएल पॉपुलेशन उनके बेनिफिशियरीज, क्योंकि डुप्लीकेशन होती रहती है। रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, improving the size of the farms, providing security to the tenant cultivators, providing farmers with improved technology। नो देखो, यहाँ पे हम टेनेंट कल्टीवेटर्स को सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कल्टीवेबल लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, साइज ऑफ फार्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी सीड के बारे में बात कर रहे हैं, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब ये सब के बीच में स्कीम दे देना, रिसेंट रिसेंट पीएम प्रमाण स्कीम। सिंपल, ये बजट में भी था, तो जिसने बजट अच्छे से पढ़ा है वहां से स्टफ ला के यहाँ पे ऐड करना है, दैट्स इट। ठीक है, focus needs to be shifted to the workers in the informal sector। now I'm giving another dimension जो informal sector में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो फूड सिक्योरिटी है इट इज सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ पे मैं एक एग्रीकल्चर का डायमेंशन देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल लाइक एक जो बेनिफिशियरी डायमेंशन देता हूँ, ये एक बेनिफिशियरी डायमेंशन है। ओके, ये कौन सा डायमेंशन हो गया, ये तुम्हारा इनफॉर्मल सेक्टर का डायमेंशन हो गया। उनके लिए भी एक डिसेंट वेजेस, हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए ना, वहां पे भी तो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होती है। फिर एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दे दो, ये आप क्योंकि मैं यहाँ प्रमाम के स्कीम के बारे में लिखा हूं तो मैं अलग से यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, मिलेट्स बाय एस्टेब्लिशिंग फूड ग्रेन बैंक्स एंड प्रमोटिंग हाउस होल्ड गार्डनिंग। कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो पोषण के बारे में भी बता देना, पोषण अभियान के बारे में। ठीक है, तो सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी रिटन इन वेराइटी वेज, बट जितना ज्यादा कंटेंट यहाँ पे दोगे तो कहीं ना कहीं उधर और आंसर उभर के आता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज पीएम श्री स्कूल्स एक्ट एज द लेबोरेटरी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, ये न्यूज में है। हाउ विल द हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द विजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया। इसको 150 वर्ड पे लिखना है। पहले तो पीएम स्कूल है कि आप एक लाइन लिख सकते हो, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, विथ ऑब्जेक्टिव क्या, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 14,500 schools across the country being managed by central government, state government, local bodies। ठीक है, तो पहले आपने लिख दिया कि स्कूल है क्या। These state of the art schools will be the laboratory of the new education policy। कैसे? They act as exemplar schools showcasing all components of the national education policy। क्या? Pedagogy adopted in these schools, it will be more experimental, holistic, integrated, play toy based होगा, inquiry driven होगा। ठीक है, फोकस इज ऑन अचीविंग प्रोफिशिएंसी, एवरी चाइल्ड के एवरी ग्रेड में प्रोफिशिएंसी के ऊपर भी बहुत सारे फोकस है। ओके, और क्या है, इक्विप्ड विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लैबोरेटरीज रहेगा। ओके, स्मार्ट क्लासरूम, आजकल स्मार्ट क्लासरूम्स हो रहा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रहेगा, आर्ट रूम रहेगा, डेवलपमेंट एट ग्रीन स्कूल्स विथ वाटर कंजर्वेशन, सेक्टर स्किल काउंसिल्स रहेगा। ठीक है,
स्टेट क्वालिटी असेसमेंट उनका जो परफॉर्मर इंडिकेटर है। तो नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेम्बर। क्योंकि होता क्या है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे आपको एनालिसिस की जरूरत है, आपको थोड़ा कंटेंट की जरूरत है। ठीक है, और हमें ऐसा बोलूंगा फैक्चुअल डेटा कि उस पॉलिसी में एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। तो आप क्या करोगे ना, इसको जब आप रिवाइज करोगे, बस आप कीवर्ड्स पकड़ के चलना। आप कीवर्ड्स याद कर रहे हैं, उसी कीवर्ड्स को स्पॉट पे आप एक लाइक एक खींच के एक सेंटेंस बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पीएम श्री स्कूल्स will surely help in transforming the vision of education in India by contributing to the goals of universal access, quality improvement, equity and inclusion, skill development, lifelong learning in the education। तो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन को दे रहा है, और यहाँ पे एजुकेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ऐसे करके आप आंसर को एंड कर सकते हो, बिकॉज एजुकेशन इज ऑल्सो ए पार्ट। ठीक है, वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, आई गेस एचडीजी 4 है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन अर्बन पुअर। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, और हमेशा आ भी रहा है आजकल कुछ सालों से, ये काफी बार आ भी रहा है एग्जाम पे, दे आर आस्किंग कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया हैज नॉट टेकन इनफ स्टेप्स फॉर अर्बन पुअर। हमारा जो डेवलपमेंट पॉलिसी है वो अभी तक अर्बन पुअर के ऊपर उतना नहीं फोकस किया है, हम ज्यादा रूरल के ऊपर फोकस करते हैं। इन दिस रेस्पेक्ट हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय अर्बन पुअर, एनालाइज करो क्रिटिकली द नीड ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो यहाँ पे भी एक लाइक एक लिख सकते हो। वैसे अगर आप, जैसा कोई नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, यू हैव टू राइट ए कोड। इफ यू हैव सम कोड यू कैन राइट, बट ओनली इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। if the misery of the poor if the misery of the poor be caused not by the laws of nature but by our institutions, great is our senior चार्ल्स डार्विन ने बोला है। ठीक है, तो ये से भी आप क्वेश्चन ऐड करके शुरू कर सकते हो, मतलब ऐसे कोट्स आप ऐड करके शुरू कर सकते हो। ठीक है, अर्बन पॉवर्टी क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर लिविंग सर्कमस्टेंसेस एंड इनकम एज वेल एज लैक ऑफ एसेंशियल यूटिलिटीज फॉर ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। खास करके जो अर्बन एरियाज में ये जो पॉवर्टी है, कि उनके पास पुअर लिविंग सर्कमस्टेंस है, इनकम भी पुअर है, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए भी उनके पास उतना एसेंशियल यूटिलिटीज नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पूछा है कि चैलेंजेस के क्या चैलेंजेस है अर्बन पुअर के लिए। देखो, पहले तो फर्स्ट चैलेंज इज अर्बन पुअर में बहुत क्राउड हो गई है अर्बन एरियाज में। ठीक है, ओवर क्राउडिंग कहाँ से हुआ है, ओवर क्राउडिंग ऑब्वियसली माइग्रेशन से हुआ है। सो माइग्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल टुवर्ड्स सिटीज टू टेक अप इनफॉर्मल जॉब्स, और यहाँ पे उसके वजह से इनफॉर्मल जॉब्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी पैक्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में और ओवर क्राउड कर रहा है। और दूसरा, हम सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत हाई है आज के डेट में, ये कुछ को बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पीरियडिक लेबर फोर्स का जो सर्वे है वहां से हमेशा आजकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत हाई है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट। पॉइंट्स आप लिख सकते हो, काफी कॉम पॉइंट्स है ये क्वेश्चन। अर्बन एम्प्लॉयमेंट हो रहा है और कहीं ना कहीं वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको पता ही है में पढ़ते हैं व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में रहता है, अर्बन में थोड़ा बहुत सीजन स्पेसिफिक। ठीक है, जो उनका जो रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जॉब मिलती है, एक टाइम पे नहीं मिलता है। पुअर सैनिटेशन हो गया, लैक ऑफ नहीं होता है प्रॉपर। ठीक है, और कहीं ना कहीं बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर, बिकॉज आज तक हमारे पास डायरेक्ट इनफॉर्मल सेक्टर के लिए कोई लॉ नहीं है। डायरेक्ट इनफॉर्मल सेक्टर के लिए नो लॉ, वी हैव लॉ, याद रखना, वी हैव, याद कर सकते हो, वी हैव द सोशल सिक्योरिटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर के सोशल सिक्योरिटी के लिए एक लॉ है, 2007 का लॉ है, बहुत ही लंबा नाम है उसका।
सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एक्ट 2007 करके कुछ है, बट इट इज रिलेटेड टू, अगर आपका पूरा एक्ट भी याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2007 का एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी को वो करता है, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मल सेक्टर को एड्रेस करने के लिए नहीं है। इट मींस ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का सोशल सिक्योरिटी के लिए लॉ है, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मल सेक्टर के लिए कोई भी लॉ नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी आप यहाँ पे भी वो डायमेंशन ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड दैट डायमेंशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर का लॉ नहीं है, ठीक है। अब लॉ नहीं है, वहीं से कहीं ना कहीं लॉ नहीं है तो फिर पॉवर्टी तो होगा ही ना। कैसे? हर चीज चेंज हो सकती है थ्रू लॉ और रूल, सरकार को कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। सो वही प्रॉब्लम है, तो एक लीगल एस्पेक्ट का भी यहाँ पे पॉइंट यू शुड गिव, लीगल एस्पेक्ट पॉइंट, ठीक है, फाइन, ओके। नेक्स्ट, फ्यूअर पॉलिसीज ऑफ अर्बन पुअर, ये भी आप लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स प्रायोरिटाइज रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, मनरेगा, गरीब कल्याण। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा जो ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं रूरल पॉवर्टी, रूरल एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा करता है। अर्बन का जो इश्यूज है वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द नीड ऑफ अर्बन गारंटी? तो ये नीड है क्योंकि अभी स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये भी प्रीलिम्स में आता है, ये रेकमेंड किया है कि नेशनल लेवल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चाहिए, बट स्टिल देन चाहिए, लेकिन इश्यूज बहुत हैं, ठीक है। इश्यूज क्या है? ये सब इश्यूज है, चैलेंजेस। हमेशा चैलेंजेस को इस तरीके के, तो ये सब क्वेश्चन में लिखोगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा पॉइंट आप दे सकते हो, ओके। चैलेंजेस देखो, लैक ऑफ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, लैक ऑफ फंड्स, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फॉर जॉब्स और क्लासिफिकेशन, कैसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करेंगे जॉब्स का। नॉन क्लैरिटी ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि मनरेगा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है विच इज फॉर डिस्ट्रेस माइग्रेशन, बाहर से आ जाते हैं तो उनको रूरल पे काम दे दो, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए। फिर फियर ऑफ परवेसिव आउटकम्स लाइक हाई वेजेस, ठीक है, ल्यूरिंग रूरल टू माइग्रेट टू सिटीज हो जा सकते हैं, ठीक है। समवन शुड हु इज ऑलरेडी एनरोल्ड, कोई भी अगर ऑलरेडी मनरेगा पे है, क्या उसको ये बेनिफिट मिलेगा? ये भी एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्या उसको वो बेनिफिट मिलेगा? तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एम्बिग्विटीज का क्लैरिटी चाहिए, बहुत सारे एम्बिग्विटीज का क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। सो वे फॉरवर्ड क्या होगा? वे फॉरवर्ड, जाहिर सी बात है, एक डुएट मॉडल करो, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग करो, इट शुड बी अडॉप्टेड वेयर ईच वर्कर गेट्स वेजेस डिपेंडिंग अपॉन देयर जॉब स्टैम्प्स, ठीक है। फोकस विल बी ऑन बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, दोनों के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किलिंग किया जाएगा। अनस्किल्ड वर्कर के लिए क्या काम हो सकता है, स्किल्ड वर्कर के लिए क्या काम हो सकता है, उस हिसाब से हम मॉनिटर कर सकते हैं। प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स एंड बेटर एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखोगे? स्ट्रीट वेंडर बहुत होते हैं, कहाँ पे? अर्बन में स्ट्रीट वेंडर बहुत होते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम है सरकार का, वेरी फेमस वन निधि स्कीम में, ये बहुत सारे न्यूज में आता है, तो ये भी एक अच्छा स्टेप है सोशल सिक्योरिटी करने में, ठीक है। need to enforce minimum uniform wages throughout the countries unorganized, सबके लिए नहीं, एटलीस्ट एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे लिखोगे एक लॉ लाना जरूरी है। नीड टू एनफोर्स कैसे होगा? ये तो कोई प्रॉपर लॉ से होगा तभी तो जाके एनफोर्समेंट अच्छे रहेगा, तो यहाँ पे एक लॉ ला सकता है सरकार। वैसे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कोई भी लॉ नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है। सी हाउ यू राइट और हाउ यू गिव सॉल्यूशंस, इट विल डिसाइड योर मार्क्स। आप सॉल्यूशन कैसे देते हो, ठीक है। फिर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, बहुत सारे स्कीम्स है, हम सबको पता है स्कीम्स बहुत सारे हैं, आवास योजना है, तुम्हारा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, तो ये सबका भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन चाहिए अर्बन पॉवर्टी को हटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इस डेटे को कैसे यूज करके लिखते हो अर्बन पॉवर्टी वाला क्वेश्चन में, तो इस डेटे को रेडीमेड, इस टॉपिक को रेडीमेड करके अपने नोट्स में रखो, ठीक है। जो जो आंसर लिखे हो अपने आंसर पे ये सब ऐड ऑन करके रेडीमेड रख के पढ़ो, ताकि यू कैन प्रोड्यूस इन द पेपर। आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग दिस क्लास इज you produce these points in your answer paper, not in practice but in the एग्जाम पे प्रोड्यूस करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट,
ओके।